तो एक ऐसी मूवी जिसमें एक इंसान को सरकारी पेपर में मार दिया जाता है पर वो जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी कागज की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है साल 1977 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के अमीलो गांव से। भारत लाल जो कि भारत बैंड का मालिक है एंड भारत बैंड में वो बैंड बजाता है। सुबह के वक्त जब वो अपने गैराज मतलब अपने दुकान में जब जाता है तो उसे मिलता है एक चूहा जो कि जाल में वहाँ फंसा रहता है। पर वो क्या करता है, चूहा को मारता नहीं है, नदी किनारे जाकर उसे छोड़ देता है। तभी उनके दुकान में पंडित जी आते हैं जो कि बताते हैं कि एक शादी में उनका बैंड का इनविटेशन है, जो शादी जो है वो 27 तारीख को। बट भारत जी उन्हें बताते हैं कि 27 तारीख को पहले से ही उनका एक जगह फिक्स है। तो पंडित जी उसे बताते हैं कि क्यों ना आप ज़्यादा आदमी रख ले और एक जगह आप जाए और दूसरी जगह वो चले जाए। तो भारत लाल उन्हें बताते हैं कि सिर्फ आदमी रखने से तो होगा नहीं, क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट की भी कमी है और अगर आदमी रखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट भी बढ़ाना होगा और उसके लिए पैसा नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं तो बैंक से लोन ले लो, पर भारत जी बोलते हैं लोन वोन के चक्कर में उनको नहीं पढ़ना। तभी भारत जी की बीवी वहाँ पे आती है जिनका नाम है रूपमणि और कहती है कि ले लीजिए, सभी लोन लेते हैं। तो नेक्स्ट सीन में रूपमणि जी का बात सुन के भारत जी पहुँचते हैं बैंक में लोन लेने के लिए। तो बैंक मैनेजर उन्हें बताते हैं कि लोन तो उसे मिल जाएगा पर सिक्योरिटी के लिए उनको रखना होगा कुछ। तो भारत लाल उन्हें अपने एक पुश्तैनी ज़मीन के बारे में बताते हैं जो कि उनके चाचा के साथ हिस्सेदारी में है। तो मैनेजर उन्हें बताता है कि कुछ नहीं, उस ज़मीन का कागज़ का फ़ोटोकॉपी करवा ले और लेखपाल से प्रमाणित करा के यहाँ ले आए, फिर लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में भारत लाल खलीलाबाद जाता है जहाँ उनके चाचा और उनका ज़मीन है। घर पहुंचकर अपने चाचा चाची से मिलता है। वो वहाँ अपने चाची को बताता है कि लोन के लिए ज़मीन का पेपर निकलवाना है। जब वो लेखपाल जी के पास जाता है तो वो लेखपाल उसके बचपन का दोस्त निकलता है। जब वो अपने पेपर उनसे निकलवाता है तो पता चलता है कि कागज़ में लिखा हुआ है कि वो मर चुके हैं, जो कि उसके चाचा के द्वारा लिखाया गया है और उनका ज़मीन उसके चाचा के बेटे के नाम कर दिया गया है। भारत लाल उसे कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, जिंदा हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारे चाचा जी के कहने पर ये हुआ है और ये है सरकारी कागज़, तो इसमें सुधार नहीं हो सकता और यहाँ जो लिखा है वही सच माना जाएगा। भारत लाल वहाँ थोड़ा जिद करता है तो लेखपाल सिक्योरिटी के द्वारा उसे वहाँ से निकलवा देता है। फिर भारत लाल पहुँचता है अपने चाचा के पास तो उसकी चाची कहती है कि वो सही कह रहा है। तब उसके चाचा उसे बताते हैं कि तुम्हारे पापा तभी मर गए थे जब वो छोटा था और तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ से लेकर चली गई और तुम यहाँ आते थे नहीं और एक खेत तुम्हारे नाम था ही, इसलिए लेखपाल को पैसे देकर मैंने तुम्हें कागज़ में ही मरा साबित करा दिया और ज़मीन अपने दोनों बेटे के नाम कर दिए। और फिर उसकी चाची उसे कहती है कि तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो, सो यहाँ से निकल जा। और उसके बेटे उसे कहते हैं कि जो आदमी सरकारी कागज़ में मर चुका है उसे हम फिर से मार दे तो थोड़ी कुछ होगा। ये सुनकर भारत लाल वहाँ से भाग जाता है और डायरेक्ट अपने गांव जाता है, क्योंकि है वो थोड़ा भोला आदमी। फिर वो अपने गांव में लोगों को बुलाकर एक बैठक रखता है और बताता है कि सरकारी कागज़ में उसे मार दिया गया है। तो गांव वाले उन्हें कहते हैं कि कुछ गांव वाले हैं तो उनको थोड़ा नुक्सा उक्सा बताते रहते हैं। जहाँ रामपाल जो कि उसका बैंड का ही आदमी है कागज़ का फूल लेकर आता है। तो भारत लाल उसे कहता है कि कागज़ का फूल क्यों ले के आए हो, मैं मरा थोड़ी हूँ सच में। तो रामपाल कहता है कि आप कागज़ में मरे हैं इसलिए मैं कागज़ का फूल लेके आया हूँ। फिर भारत लाल वहाँ से गुस्से में अपना साइकिल उठाकर निकल जाता है। फिर पूरे गांव में ये पता चल जाता है कि भारत लाल कागज़ पे मर चुका है। तो लोग वो जहाँ भी जाते हैं तो लोग उसे भूत भूत कह के उसका मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में भारत लाल गाँव के सरपंच के पास पहुँचता है मदद के लिए। सरपंच जो है वो नशे में रहता है क्योंकि उसके यहाँ एक पार्टी चल रही होती है। जब वो सरपंच को बताता है तो सरपंच उसे कहता है कि ठीक है, कल प्रमाण पत्र में लिखकर साइन कर देंगे कि भरतलाल जिंदा है। अगले दिन जब भरत लाल सरपंच यहाँ पहुँचता है तो सरपंच कहता है कि ये नहीं हो सकता, कल तो हम नशे में थे तो कह दिए, जब लेखपाल लिख दिया कि तुम मर चुके हो तो हम कौन होते हैं तुमको जिंदा करने वाले। भरत लाल वहाँ से भी नाराज़ होकर निकल जाता है। फिर वो जाता है एक लेटर टाइप करवाने।
फिर वो लेटर को तहसीलदार को भेजता है, ये लिखाकर कि वो ज़िंदा है और लेखपाल के द्वारा उसे मरा साबित किया गया है। लेटर तो भेज देता है पर कोई जवाब में बस यही आता है कि उससे ऊपर वाले से बात करे। फिर वो उससे भी ऊपर वाले से लेटर लिखता है, उससे ऊपर पोस्ट पे वो लिखते जाता है। रिप्लाई में बस यही आता है कि उससे ऊपर वाले से बात करे। फिर आखिर में वो एक प्रधानमंत्री को जब लेटर लिखता है तो उधर से रिस्पॉन्स में बस ये आता है कि सुधार हो जाएगा, लेखपाल पर कार्रवाई की जाएगी। ये होते हुए 4 साल बीत चुके हैं। कुछ दिनों बाद उसकी एक बेटी भी हो जाती है। फिर भरत लाल कराता है एक वकील से जिसका नाम है साधु राम केवत, जो कि ये कहानी आप लोगों को मूवी में सुना रहे हैं। वो वहाँ एक बूढ़े को देखा कर कहता है कि ये भी कागज़ पर मर चुका था। केस लगातार लड़ते लड़ते बूढ़ा हो गया, पैसा नहीं बचा और अब बस यहीं बैठा रहता है। फिर साधु राम भरत लाल को कहता है कि ये सब भूल जाओ और या तो पैसे रखो और अपना काम शुरू करवाओ। फॉर्म भरने और काम को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने के लिए साधु राम उससे कुछ पैसे ले लेता है। साधु राम को भरत लाल बहुत समझदार और शरीफ वकील समझता है, पर साधु राम तो भरत लाल का थोड़ा पैसा लूटने का सोचता है, एक शरीफ बकरा समझकर। साधु राम पैसा लेते रहता है और कहते रहता है कि काम हो रही है। पैसों के चक्कर में भरत लाल अपना दुकान भी बेच देता है, उसका बैंड भी बंद हो जाता है। भरत की बीवी रुक्मणी उसे समझाती है कि छोड़ दीजिए ये कोर्ट कचहरी का चक्कर, साधु राम से आप जब भी मिले बस पैसा भाप के जैसा उड़ते जा रहा है। भरत लाल उन्हें कहता है कि साधु जी कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में भरत लाल एमएलए के रैली के रास्ते में बैठ जाता है और उसे रोक देता है। एमएलए का नाम है असरफी देवी। वो एक बोर्ड लेकर बैठता है, उसमें लिखा रहता है कि मैं जिंदा हूँ और भ्रष्टाचारियों के कलम के कारण मुझे मरा हुआ साबित किया गया है। पर वो जब रोड में बैठा रहता है तो एमएलए के कुछ लोग उन्हें रोड से हटा देते हैं, पर वहाँ कुछ अखबार वाले होते हैं जो उनका फ़ोटो खींचकर उसे पेपर में छाप देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो पत्रकार भरत लाल के घर पहुँचता है। उसमें से एक जर्नलिस्ट जिसका नाम है सोनिया, वो उनका इंटरव्यू लेना चाहती है। भरत लाल पहले तो मना करते हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जिसको जिसको पता चला है वो अभी तक मजाक ही उड़ाते हैं और पेपर में छपेगा तो और लोगों को पता चलेगा और वो और भी मजाक उड़ाएंगे। तो सोनिया उन्हें समझाती है कि इससे आपको हेल्प मिलेगा। तो भरत लाल ये मान जाता है और इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में भरत लाल साधु राम पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो जो बूढ़ा था जिसके साथ ये सेम चीज़ हुआ था वो मर चुका है। साधु ने बताता है कि यहाँ वो एक बार में मर गया, पर कागज़ में वो 20 साल पहले ही मर चुका था। जब तक अपराधी था तब तक जिंदा था, कानून के साथ चला और ये हाल हो गया। वो बूढ़ा जिसका नाम पितामह है पहले डाकू था। जब वो आत्मसमर्पण करके जेल गया और कसम खाया कि गोली नहीं चलाएगा, और जब वापस आया जेल से बाहर तो उसका भाई उसे कागज़ में ही मरा साबित करके उसका ज़मीन लूट लिया। तब से वो केस ही लड़ रहा था। अपराधी का बात सुनकर भरत लाल भी थोड़ा टेढ़ा रास्ता अपनाने सोचता है और अपने चाचा के बेटे को किडनैप करके घर ले आता है और अपनी बीवी को कहता है कि थोड़ा टेढ़ा रास्ता अपनाऊंगा इसीलिए मैं इसे अगवा करके ले आया हूँ। नेक्स्ट सीन में भरत लाल उस बच्चे के बाप को कॉल करता है और बोलता है कि मैं भरत बोल रहा हूँ और मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया है। अगर उसकी सही सलामती चाहते हो तो पुलिस में जाकर मेरे नाम का कंप्लेन करवा दो। तो भरत का कजन भाई जब अपने घर पहुँचता है तो उसकी माँ मतलब कि भरत की चाची उन्हें कहती है कि वो बहुत तेज़ बन रहा है, अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो सरकारी कागज़ में उसका नाम आ जाएगा और फिर वो ज़िंदा साबित हो जाएगा, इसलिए उसे ये खेल खेलने दो। आखिर में वो थक कर वापस बच्चे को छोड़ ही देगा। जब यहाँ बात नहीं बनती तो भरत लाल सुशील के शर्ट को खोलकर उसमें उसे मुर्गे वाले के पास ले जाता है और उसमें मुर्गे का खून लगा देता है और फिर एक लेटर मतलब किसी से अपने कज़न भाई को कहलवा देता है कि भरत ने उसके बेटे को मार दिया है और उसे एक पानी मतलब एक कुएं में फेंक दिया है। और जब वहाँ पे वो चाचा उसके जो कज़न भाई है वहाँ पहुँचते हैं, चाचा उसके चाची और उसके कज़न भाई, तो वहाँ देखते हैं कि एक शर्ट में खून लगा हुआ है और उस शर्ट को टांगा गया है।
तो उसकी चाची उस शर्ट को देखती है जिसमें मुर्गा का पंख भी लटका हुआ रहता है। तो उसकी चाची कहती है कि जो आदमी चूहा नहीं मार सकता वो किसी बच्चे को क्या मारेगा। तभी वहाँ से वो मुर्गा वाला भी पार होते रहता है। तो भरत लाल का कज़न उसे रुका कर पूछता है कि ये खून आदमी का है कि मुर्गे का है, सूंघ के बताओ। तो वो मुर्गा वाला कह देता है कि अरे ये शर्ट तो भरत ही मेरे पास लेके आया था और इसमें मैंने मुर्गे का खून लगा दिया था। तो फिर भरत की चाची अपने बेटे को कहती है कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं करेगा और खुद कुछ देर बाद आप तुम्हारे बेटे को यहाँ पहुँचा देगा। फिर आखिर में भरत लाल सुशील को छोड़ने जाता है उसके घर, जहाँ उसके कज़न भाई लोग उसे मारना शुरू करते हैं। तो भरत लाल खुद ईंट उठाकर खुद को मारने लगता है और फिर पुलिस के पास जाकर कहता है कि मेरे भाइयों ने मुझे मारा है क्योंकि मैंने उसके बेटे को अगवा कर लिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो आपके पास अगवा करने का रिपोर्ट लिखाने आए। तो पुलिस कहता है कि गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है, उसके लिए कागजी कार्रवाई होती है। तो फिर भरत लाल उन्हें घूस देता है कि ये लीजिए पैसे कुछ और कर लीजिए कागजी कार्रवाई। तो पुलिस उन्हें कहता है कि ठीक है, अगले हफ्ते आना। भरत लाल फिर से पुलिस के पास पहुंचता है अगले हफ्ते। पुलिस वाला कहता है कि हम जिंदा लोगों का गिरफ्तारी करते हैं, मरे लोगों का नहीं। तभी वो देखता है कि वहाँ से उसके भाई लोग भी जीप में निकल गए। तो वो समझ जाता है कि पुलिस वाले को उन लोगों ने पैसा दिया है। फिर भरत लाल एमएलए के पास पहुँचता है। एमएलए भी सारी कहानी सुनकर हंसने लगती है। एमएलए उन्हें कहती है कि अपने नाम के सामने मृतिक लगा लीजिए। तो वो वैसा ही कर लेता है। वो अपने घर के आगे लिखवा लेता है, अपने नाम के आगे मृतिक लगा देता है। तो तभी उन्हें कुछ और लोग मिलते हैं उनके जैसे, जो कि पेपर में मर चुके हैं, और तभी से वो वैसे ही लोगों की खोज करता है और एक फ़ौज खड़ी कर लेता है और फिर एक सभा बैठाता है जिसमें एमएलए भी पहुंचती है और जिसमें वो अपना एक पार्टी बनाता है, जिसमें वो पार्टी का नाम रखता है अखिल भारतीय मृतिक संघ। नेक्स्ट सीन में एमएलए विधानसभा में इस बात को उठाती है तो उनका अपोजिशन जो है मजाक उड़ा देता है। सोनिया को ये बात बहुत बुरा लगता है और फिर वो इस बात को और लोगों तक पहुंचाने का सोचती है, इसलिए वो एक मैगजीन के लिए इस कहानी को लिखती है। नेक्स्ट सीन में साधु राम को भरत लाल कहता है कि जब से मैं मृत हुआ हूँ, लोग अपने शादी में मुझे बैंड बजाने के लिए बुलाते ही नहीं हैं और रुक्मणी भी अलग विधवा की ज़िंदगी जी रही है, पैसों की कमी हो गई है। तो साधु राम उन्हें एक आइडिया देता है और कहता है कि रुक्मणी को विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करने बोल दो, अप्रूव हुआ तो ठीक है क्योंकि कागज़ पर तो तुम मरे हुए ही हो, और अप्रूव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सरकार में मुंह में एक तमाचा तो पड़ ही जाएगा। तो भरतलाल मान जाता है। नेक्स्ट सीन में भरतलाल अपनी बीवी को लेकर ब्लॉक ऑफिस पहुंचता है अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ के ऑफिसर उसकी पत्नी का मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे मांग में सिंदूर है, और कहती हो कि तुम्हारा पति मर चुका है। तो रुक्मणी कहती है कि आप लोगों ने ही तो 10 साल पहले उन्हें कागज़ में मार दिया था, तो या तो मेरे पति को ज़िंदा कीजिए या पेंशन के लिए अप्रूव कीजिए। तो ऑफिसर कहता है कि ये दोनों काम सरकार का है और फिर वहाँ उनका मजाक उड़ा दिया जाता है। तो रुक्मणी रोते हुए वहाँ से निकल जाती है और अपने मामा यहाँ चली जाती है। रुक्मणी से क्योंकि ये देखा नहीं जाता इसलिए वो अपने मामा के घर जाती है। नेक्स्ट सीन में उसके मामा भरत लाल के घर पर आते हैं और कुछ पैसा देते हैं। तो भरत लाल बोलता है कि बात पैसों की नहीं है, आत्मसम्मान की है। अब टाइम पत्रिका में भी ये छप गई है, अब विदेश के लोग भी इस बात को जान रहे हैं। तो रुक्मणी कहती है कि मेरे आत्मसम्मान का क्या, आपको अब चस्का लग गया है इस पत्रिका और अखबार में फ़ोटो छपवाने का। भरत लाल को यह बहुत बुरा लगता है और गुस्से में कह देता है कि मैं खुश था, ये जो हो रहा है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमने ही मुझे भेजा था लोन लेने के लिए, मैं तो खुश था। जैसे महाभारत द्रौपदी की वजह से हुई थी वैसे ही ये तुम्हारी वजह से हो रही है। यह सुनकर रुक्मणी को बुरा लगता है और वह गुस्से में अपने बच्चों को लेकर अपने मामा के साथ अपने मामा के घर के लिए निकल जाती है। उसके मामा उसे समझाते हैं पर वो उनकी नहीं सुनती। नेक्स्ट सीन में भरत लाल राजीव गांधी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होता है अपने मृतिक पार्टी से। वो इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए खड़ा होता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि अगर वो इलाहाबाद कोर्ट में अपनी अपील खारिज करेगा कि अगर वो मृतिक है तो इलेक्शन को खारिज किया जाए, क्योंकि मरा हुआ आदमी इलेक्शन के लिए मरा हुआ आदमी का इलेक्शन नॉमिनेशन कैसे एक्सेप्ट हो सकता है।
और अगर इलेक्शन खारिज नहीं होता है तो उसे जिंदा किया जाए। कोर्ट में भी जज उसके बात को खारिज कर देते हैं कि ये कोई छोटी मोटी इलेक्शन नहीं थी। तो वो जज और सिस्टम का बेइज्जती कर देता है, ये सोच कर कि काश उसे वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसका नाम रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट सीन है 1992 की, जो कि भरत लाल MLA असरफी देवी के मदद से विधानसभा के विजिटर कार्ड बनाकर वहाँ दाखिला लेता है और फिर अपने पार्टी का पर्ची वहाँ पे उड़ा देता है और वहाँ हल्ला करने लगता है कि मुझे ज़िंदा करो, मुझे न्याय चाहिए। तो वहाँ के सिक्योरिटी उन्हें वहाँ से निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस उन्हें पकड़कर मारने लगती है, उसके पैंट शर्ट उतार देती है। वहाँ से भरत लाल भागते हुए अपने घर पहुँचता है और वो अंदर से एकदम टूट चुका होता है। वो फिर अपने बीवी के पास जाता है उन्हें मनाने के लिए, उन्हें नहाने के लिए। तो उसकी बीवी कहती है कि मैं अभी साथ चलूँगी तो तुम्हारा मनोबल और टूट जाएगा। 15 साल से तुम ये लड़ रहे हो, तो अब भी लड़ो और जीत कर आओ। फिर भरत लाल 1994 में खुद की शव यात्रा निकलवाता है और उसका इनविटेशन सभी को भेजता है, MLA ऑफिसर्स, और सिस्टम के स्वाहा का नारा लगवाता है। उसके इस शव यात्रा में पूरी भीड़ हो जाती है। एक तरफ साधु राम जो है वो CM से मिलने जाता है सोनिया के साथ। CM को कहता है कि अब तो आप भरत लाल को ज़िंदा कर दीजिए, और सोनिया भी CM को आग्रह करती है कि अब वो इतने भीड़ के साथ आ रहा है। दूसरी तरफ ये जब उसके अपोजिशन वाले को पता चलता है तो भरत लाल के जुलूस में गुंडे भेज देता है। उधर असरफी देवी का असिस्टेंट उन्हें कहता है कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि अगर भरत लाल कामयाब हो जाता है तो क्रेडिट आपको ही मिलेगा और नेक्स्ट इलेक्शन में इसका प्रॉफिट आपको ही होगा। असरफी देवी भी भरत लाल को एक बकरे की तरह देखती है और कहती है कि ज़रूरत पड़ने में हर बकरा की कुर्बानी दी जाती है। भरत लाल अपने लोगों को लेकर लेखपाल ऑफिस में ढाबा बोलता है। इसमें अपोजिशन के लोग का प्लान रहता है कि लेखपाल को मार देते हैं और इसका सारा इल्ज़ाम भरत लाल पर आ जाएगा, पर भरत लाल उन्हें रोक लेता है और कहता है कि ये मेरे आदमी नहीं है, इन्हें बाहर ले जाओ। भरत लाल लेखपाल से रिकॉर्ड रूम का चाबी लेकर अपना फॉर्म ढूंढने जाता है और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। उनमें से एक आदमी को वो फाइल मिल जाती है। तब तक पुलिस वहाँ पहुंचकर उन लोगों को मारने लगती है, पर भरत लाल अपने साथ उस फाइल को भी बाहर लेकर आता है। पुलिस उन्हें मारते रहती है पर वो उस फाइल को नहीं छोड़ता। तभी वहाँ पर साधु राम पहुँचता है, जहाँ वो चिल्लाकर ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी ने अध्यादेश में घोषित कर दिया है कि वो जिंदा, और उनके खिलाफ षड्यंत्र और मृत घोषित करने के लिए भरत लाल के चाचा चाची और लेखपाल को सज़ा मिली है। और मूवी ख़त्म होती है यहीं पर। तो दोस्तों बता दूं कि ये मूवी रियल स्टोरी पे बेस्ड है, ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं। एंड उसके बाद मूवी ख़त्म हुई थी तो यहाँ मतलब कि जो आता है वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि भरत लाल इसके बाद अपने मतलब कि जितने भी लोग उसके साथ जो मृत लोग जुड़े हुए थे, जो कागज़ पे मर चुके थे, उनके लिए भी न्याय लड़ता है और बहुत सारे लोगों को न्याय भी दिलाता है। तो आप गूगल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है, मुझे ये कहानी अच्छी लगी इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सप्लेन कर दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। एंड एक बात और, एक स्पेनिश वेब सीरीज़ है या फिर TV शो कह सकते हैं, जिसका नाम है डार्क डिज़ायर। इरोटिक है, रोमांटिक है एंड थोड़ा थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है। तो क्या मैं उससे हिंदी में एक्सप्लेन करूँ? अगर चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।